Good morning, my dear students. Myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग फाइन हो, अच्छे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि टाइम एंड मोशन, कि टाइम क्या है और मोशन क्या है। टाइम तो सब जानते हैं, आजकल से छोटे बच्चे भी कहते हैं। अगर किसी से टाइम की बात की जाए तो वो भले ही नहीं जानते हो, लेकिन वो क्या बात कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना। तो टाइम टाइम तो सब एक्चुअली जानते हैं कि टाइम क्या है। टाइम समय होता है ना, मूवमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम तो आप लोग जानते हैं, उसको हम अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मोशन की। तो मोशन क्या है? तो मोशन किसी बॉडी का मूव करना वन प्लेस से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी होल ऑब्जेक्ट का, होल बॉडी पार्ट्स का मूव करना क्या कहलाता है? मोशन। Chapter 13, Time and Motion. In this chapter we will discuss the point of measurement of time. टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है। इंटरनेशनल सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, SI सिस्टम। फिर सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? आफ्टर अ बॉडी इन मोशन, बॉडी कैसे मोशन में रहती है, और रिप्रेजेंटिंग मोशन थ्रू अ ग्राफ। चलिए अब हम बात करते हैं। द टीचर इन द क्लास आस्क स्टूडेंट टू कैलकुलेट एंड कंपेयर देयर टाइम स्पेंड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। टाइम स्पेंड ऑन डूइंग योगा इन द मॉर्निंग बिफोर लीविंग फॉर क्लास। टाइम जो बिताया है किस में बिताया? योगा में, मॉर्निंग टाइम में, बिफोर लिविंग द स्कूल, स्कूल छोड़ने से पहले। द टाइम स्पेंड इन स्कूल, जो टाइम स्कूल में बिताया वो। द टाइम ऑन वॉचिंग टेलीविजन और मोबाइल फोन। नेक्स्ट, टाइम स्पेंड ऑन डूइंग होमवर्क, जो टाइम होमवर्क में लगा, जो टीवी देखने में लगा, मोबाइल चलाने में लगा। द टाइम स्पेंड ऑन सेल्फ स्टडी, जो अपनी पढ़ाई पर टाइम दिया है वो टाइम क्या है? फिर टाइम स्पेंड विद एल्डरली पीपल इन योर हाउस, बड़े लोगों के साथ, बड़े परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बैठकर जो टाइम बिताया है वो टाइम। टाइम स्पेंड इन प्लेइंग विद योर फ्रेंड और सिबलिंग, सॉरी सिबलिंग। द टाइम स्पेंड इन प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स, है ना। तो टाइम ये है जो हम बिताते हैं, वही टाइम है। जैसे इस टाइम समय। तो टाइम एंड मोशन आर द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स विच हैव millions of implication in different field and the discipline. They are founding concept of many great invention. तो हम बात करते हैं टाइम एंड मोशन क्या है? कॉन्सेप्ट है। किसके कॉन्सेप्ट हैं? फिजिक्स के। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स होती है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री होती है रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी होती है जीव विज्ञान। अब फिजिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री के भी 2 पार्ट होते हैं, और बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से फिजिक्स है विच है मिलियंस ऑफ इम्प्लीकेशन, जिसमें बहुत सी लाखों सिद्धांत दिए गए हैं, थ्योरी दी गई, डिफरेंट फील्ड्स, अदर फील्ड्स की, डिफरेंट फील्ड्स की, है ना, विभिन्न क्षेत्र की, एंड डिसिप्लिन्स, और नियम भी दिए गए हैं। नियम, कानून, अनुशासन। दे आर द फाउंडिंग कंसेप्ट फॉर मैनी मोर इन्वेंशन। ये फाउंड कैसे फाइंड किए गए कॉन्सेप्ट? बहुत इन्वेंशन के थ्रू। महान इन्वेंटर, जो क्या कहते हैं, आविष्कारक कहते हैं जिसे हम, है ना,
Could a space scientist ever think of launching a satellite without calculating time and speed? क्या ये संभव होता कि स्पेस साइंटिस्ट जो हैं बिना टाइम और मोशन के सैटेलाइट लॉन्च कर पाते? नो, विदाउट टाइम एंड मोशन देयर विल बी नो फिजिक्स, है ना? विदाउट टाइम एंड मोशन देयर विल बी नो फिजिक्स कंडक्टिंग रूल्स, है ना? तो थिंक ऑफ स्पेंडिंग अ डे इन योर लाइफ, आप अपना एक दिन बिता के देखिए, फिर समझ में आता है कि एक दिन कैसे निकला। लाइफ विदाउट डिवाइडिंग in the different time period, can you think of the world functioning smoothly without a fixed timetable? क्या आप वर्ल्ड के बारे में सोच सकते हो कि बिना टाइम टेबल के वो चले? इट वुड बी मेस ऑफ एवरीथिंग, यह बहुत ज़रूरी है टाइम और मोशन। बी कीप ओवर सेल्फ कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द टाइम, हम सब क्या टाइम के बारे में जानते हैं, है ना? बिकॉज आवर एक्टिविटीज़ आर प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? टाइम के पर ही डिपेंड होती हैं, टाइम से ही चलती हैं। नॉलेज ऑफ टाइम इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट आवर डेली एक्टिविटीज़, तो हमें नॉलेज ज्ञात करना है किसके बारे में? एसेंशियल है कौन? टाइम, डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए। ऑल द स्टूडेंट हैव टू रीच स्कूल एट फिक्स टाइम, सभी बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं। वी प्लान आवर जर्नी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, हम अपनी जर्नी भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। बस, ट्रेन, फ्लाइट, टू कंप्लीट अ टास्क वी नीड टू स्टिक टू टाइम, है ना? हम कभी कभी टाइम में फंस जाते हैं, बट हाउ डू वी नो अबाउट टाइम, लेकिन हम टाइम के बारे में कैसे समझते हैं? टुडे वी नो अबाउट टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक और वॉच, आज हम टाइम को क्लॉक और वॉच की मदद से समझेंगे। कैसे? बट हाउ डिड द पीपल, लेकिन लोग एंशिएंट पीरियड गेट नो अबाउट टाइम, पुराने समय में लोग कैसे टाइम पता करते थे? आज तो हमारे पास वॉच है, कैलकुलेटिंग मशीन्स हैं, बहुत सारी टाइम मशीन्स हैं, है ना? पुराने समय में तो ये चीज़ें नहीं थी। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम may be defined as the gap of interval between two events, टाइम वह है, या टाइम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे इंटरवल, किसी अंतराल को, किसी दो इवेंट्स मतलब दो एक्टिविटीज़ के मध्य बीते हुए समय को टाइम की डिफाइनेशन दी जाती है। सिंस द बिगिनिंग ह्यूमन्स हैव बीन फैसिनेटेड बाय टाइम ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, प्राचीन समय में पीपल मेजर टाइम बाय सिंपली लुकिंग एट द सन एंड द मून, पुराने समय में लोग बाग सन की मूवमेंट को, सन की पोजीशन को देख करके टाइम बताते थे, है ना? और शैडो को देख करके टाइम को जान पाते थे। अर्ली मैन मेजर टाइम ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल पीरियोडिक इवेंट, नेचुरल पीरियोडिक इवेंट की वजह से लोग बाग समझ पाते थे कि कितनी छाया है, कहाँ है, तो इतना टाइम है, इतना टाइम हुआ, इतना टाइम, है ना? देयर आर सम इवेंट दैट टेक प्लेस रेगुलरली इन नेचर, देयर आर सम इवेंट दैट टेक प्लेस रेगुलरली इन नेचर, कुछ इवेंट्स ऐसे होते थे जो नेचुरली में रेगुलर होते थे। फॉर एग्जाम्पल टाइम बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज, है ना? एक सनराइज होने से दूसरे सनराइज तक का एक टाइम माना जाता था। व्हाट वाज अ डे टाइम, टाइम डे क्या होता था? बिटवीन वन और न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून वाज कॉल्ड अ मंथ, एक मून फुल मून निकलने के बाद जब दूसरा मून फुल निकलता है तब एक महीना मानते थे, है ना? टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन वाज कॉल्ड ईयर, ये तो जानते थे कि जब अर्थ पूरा चक्कर लगा लेती तो एक क्या हो जाता है? एक साल हो जाता है।
स्लोली सम इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रक्चर वाज मेड एंड यूज टू कैलकुलेट टाइम। इस तरह से कुछ समय बाद कुछ स्ट्रक्चर क्या हुए स्लोली इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रक्चर पर मेड एंड यूज टू कैलकुलेट टाइम। द फेमस जंतर मंतर built by महाराजा जय सिंह द्वितीय of Jaipur in 1724 is observatory that was built to predict the movement of sun, moon and plant. It consists of smart यंत्र या सैंडियल, जयप्रकाश यंत्र भी बोलते हैं इसे, यूज टू स्टडी पोजीशन ऑफ स्टार, है ना। एंड मिश्रा यंत्र यूज टू स्टडी लेंथ ऑफ डे। मिश्रा यंत्र से हम क्या नापते हैं, यूज द स्टडी लेंथ ऑफ डे, दिन की लंबाई कितनी है, किस यंत्र से मापते हैं, मिश्रा यंत्र से मापते थे कुछ समय पहले। स्मार्ट यंत्र सैंडियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जयप्रकाश यंत्र। सिमिलर ऑब्जर्वेटरी वर ऑल्सो बुilt in Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi, which are also major tourist attraction। क्या है, सिमिलर ऑब्जर्वेटरी वर ऑल्सो बुilt, यह कहाँ पर बनाई गई, जयपुर में है, उज्जैन में है, महाराष्ट्र में है, मथुरा में है एंड वाराणसी में है। विच आर ऑल्सो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो टूरिस्टों के लिए बहुत ही लुभावनी जगह है। अब हम बात करते हैं एंशिएंट क्लॉथ की। जैसे जंतर मंतर का मैंने कहा है, तो ये किसने बनाया था, राजा जयसिंह। किसने बनाया था, राजा जयसिंह द्वितीय, जयपुर वाले, जो कब बना था, 1724 में, है ना। अब हम बात करते हैं एंशिएंट क्लॉक की। तो एंशिएंट क्लॉक क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवाइसेस यूज टू कैलकुलेट टाइम वाज सैंडियल्स आर सर्कुलर डिस्क इंडिकेट डिफरेंट आवर एंड इन द सेंटर ऑफ sandal are circular disc indicating different hour and in the center it is a right triangle create as per longitude of the place। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, इसमें क्या दिया गया है, ये क्या है, सैंडियल है, क्या है, सैंडियल। तो सैंडियल है, ये ऐसा प्राचीन कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट और डिवाइस है जो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। सैंडियल आर सर्कुलर डिस्क में होता है, इंडिकेटिंग डिफरेंट आवर, इसमें डिफरेंट आवर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं रोमन नंबर इस पे दिए गए हैं, है ना। इसकी पोजीशन ऐसी बनाई जाती थी जिससे कि हमें सुबह से लेकर शाम तक का पता रहे कि कितना टाइम हो गया। जैसे जो छाया होती थी वो मूव करती जाती थी, तो हम समझ जाते थे कि ये क्या है, सूर्य मतलब सन जो है, अर्थ जो है मूव कर रही है, टाइम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो लॉन्गिट्यूड होती थी, एक राइट एंगल पर होता था, राइट एंगल मतलब इस तरह से किसी सरफेस पर, इस तरह से, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो मान लीजिए यदि ये थी तो ये इस तरह से खड़ी ना, यदि मान लीजिए यहाँ से लाइट का फोकस है, पहले यहाँ तरह, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरह से। तो ये पहले तो इस साइड डायरेक्शन बनती थी, इससे ऐसे 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 और फिर इस तरह से। तो ये एक डायरेक्शन को छोड़ करके बाकी 3 डायरेक्शंस में मूव करती थी। इससे हम समझ जाते थे कि पूरा एक डे और इतना टाइम हो गया, इसका कैलकुलेशन कर देता। ओनली डिसएडवांटेज ऑफ सैंडियल वाज दैट दीज कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग नाइट और क्लाउडी डे। यह उस समय नहीं काम करता था, जैसे बारिश वाले समय में और क्लाउडी बादल वाले समय में और
रात में ये टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाता था। इसकी यही समस्या थी इस यंत्र में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम बेस्ड ऑन द पीरियोडिक नेचर of the event, ancient people made device for measuring time. पीरियोडिक नेचर के समय एंशियंट पीपल मेड डिवाइस फॉर मेजरिंग। कुछ समय के अंतराल बाद नेचुरली इवेंट हुआ किसका, एंशियंट पीपल्स ने किसको बनाया था, डिवाइसेस को मेजर किया था। अर्ली ग्रीक यूज्ड वाटर क्लॉक, रोमन यूज्ड सैंड क्लॉक एंड किंग अल्फ्रेड इंट्रोड्यूस द कैंडल क्लॉक। ठीक, तो जो ग्रीक थे, ग्रीक मतलब यूनानी, मिस्र के, यूज्ड वाटर क्लॉक, उन्होंने क्या बनाई थी, वाटर क्लॉक की मशीन। कौन सी वाटर क्लॉक, ये वाली, है ना। और रोमन ने कौन सी क्लॉक बनाई थी, सैंड क्लॉक, जिसमें बालू रहती है और जब हम इसको सीधा रखते हैं तो ऊपर से बालू नीचे तक गिरती है, तब तक गिरती रहती है जब तक कि ये एक फिक्स टाइम होता है इसमें बालू के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने का, जो पुराने समय में यूज किए जाते थे, है ना। हाउएवर द फर्स्ट अनफॉर्मली accurate device for measuring time was mechanical clock which used pendulums। जो मैकेनिकल पहली क्लॉक बनाई गई थी वो मैकेनिकल क्लॉक थी जिसमें क्या लगा था, पेंडुलम। द पेंडुलम क्लॉक वाज डेवलप्ड बाय गैलीलियो गैलीली। जो पहली वॉच का इन्वेंशन किसने किया था, मैकेनिकल वॉच, है ना। पहली मैकेनिकल वॉच का इन्वेंशन किसने किया था, गैलीलियो गैलीली। ठीक, देखो गैलीलियो गैलीली ने इस वॉच को, कौन सी वॉच को, इस वॉच को बनाया था। कौन सी वॉच है ये, पेंडुलम क्लॉक। ओके, सो अब हम बात करें, द पेंडुलम क्लॉक वाज मॉडिफाइड टू मेक वाइंडिंग क्लॉक एंड रिस्ट वॉचेज। Nowadays, time is measured by modern clock and watches like wrist clock, stopwatch, digital watch, or quarter clock. These quarter clock give more accuracy time. Scientific experiment use clock like atomic clock, which give a accurate result टू 1 बिलियनथ ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड का लाखवां भाग भी हमने ज्ञात कर लिया है आज के समय में, है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इनमें देखो, सबसे पहले कौन सी है, मॉडर्न क्लॉक में वॉचेस लाइक रिस्ट क्लॉक, रिस्ट मतलब कलाई घड़ी, है ना। स्टॉप वॉच, ये साइंटिस्ट लैब में प्रयोग की जाती है कुछ फिक्स टाइम के लिए। फिर डिजिटल वॉच जो चमकने वाली बिंदु वाली होती है वो। फिर क्वार्टर्स क्लॉक भी होती है। क्वार्टर्स क्लॉक क्या करती है, एक्यूरेट टाइम देती है और उसका हजार लाखवां भाग भी वो बता देती है ना। तो ये सेकंड का, एक सेकंड का इतना भाग में वो निकाल सकते हैं। तो ये देखो कौन सी स्टॉप वॉच है, कौन सी रिस्ट क्लॉक है। तो इन फिगर में से हम आपको बताते हैं कि देखो स्टॉप वॉच तो हो गई, ये स्टॉप वॉच क्या हो गई, स्टॉप वॉच है ये, कौन सी वॉच है, स्टॉप। सेकंड इज ये रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है डिजिटल। ये डिजिटल
सेल से मैकेनिकल, है ना। पहले सबसे पहले कौन सी वॉच बनाई थी? मैकेनिकल। ये केमिकल वॉच, केमिकल एनर्जी से चलती है। फिर इसके बाद जो क्या कह रहे हैं, क्वार्टज, जिसमें 1 सेकंड का 1000वां भाग भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम एनी मोशन that repeat itself after a fixed interval of time is called periodic motion। पीरियोडिक मोशन मतलब एक, यहाँ मान लीजिए एक रस्सी, जैसे मान लीजिए झूला है यहाँ तक और यहाँ तक, कोई झूला यहाँ से खींचा किसी ने, वो यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर ऐसे, फिर धीरे 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 वो फिर वहीं रुक जाता है। तो ये क्या कहलाता है? पेंडुलम। जैसे घड़ी का पेंडुलम, बच्चा झूलता हुआ बच्चा, है ना, किसी धागे को लटका कर किसी पिंड को, यानी किसी सॉलिड थिंग को नीचे लटका कर मूव करना एक जगह से एक ही उस पर, तो यानी ये फिक्स होना चाहिए जो ऊपर वाला पार्ट है जिससे बना हुआ है। तो एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन का मतलब है अ मोशन दैट repeat itself after a fixed interval of time is called periodic motion। The motion of simple pendulum is an example of periodic motion। periodic motion का example कौन है? pendulum watch, pendulum of a watch। A simple pendulum consists of a small metallic ball suspended from a rigid support through a string of fixed length, है ना। तो ये एक सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट होता है स्मॉल मेटालिक बॉल से, जो सस्पेंडेड घूम फ्रीली होती है, मूव करती है, रिगिड सपोर्ट थ्रू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के थ्रू एक स्ट्रिंग लगी होती है, तो ये इस तरह से मूव करती रहती है नीचे की तरफ। कैसे मूव करती है? ऐसे आती है फिर ऐसे जाती है और फिर ऐसे आती है फिर ऐसे जाती है, मतलब ये इधर और इधर इस तरह से मूव करती रहती है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो मेटेलिक बॉल होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, कहाँ है बॉब? देखो आपको स्पष्ट दिख रहा है बॉब, दिखा? हाँ, ये सपोर्ट है, ये थ्रेड है ना। एक्सट्रीम पोजीशन, जब इसको यहाँ करते हैं तो ये इधर तक आती है ना, और फिर जब ये सेंटर में रहती है और फिर ये यहाँ तक आती है। और यदि धागा पर डिपेंड करता है कितना धागा बड़ा है। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। जब यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है तो यह क्या कहलाती है? मीन पोजीशन। और जब यह ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचती है तो वो कौन सी कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, अब हम बात करें पेंडुलम रिमेन सपोर्ट। पेंडुलम रिमेन सस्पेंडेड at its mean position। The position of the bob in which it is the rest is called the mean position। जहाँ पर बोब क्या करता है? रेस्ट करता है, वो क्या कहलाता है? मीन पोजीशन। और जहाँ पर वो खिंचता है वो क्या कहलाता है? ये एक्सट्रीम, है ना। ये वाला एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। ओके, व्हेन इट इज गिव अ लिटिल पुश, जब यह रुकती है, थोड़ी सी मतलब एक झटका देती है, धक्का देती है, इट गोज टू वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन कम बैक टू द इट्स mean position and goes to the other extreme position। thus the pendulum move and to fro about its mean position। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए ये रस्सी है, ये क्या है अपना? ये क्या है? ये अपना पेंडुलम है।
ठीक। जब यह यहाँ से यहाँ तक खींचा जाता है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन में आता है, और एक्सट्रीम के बाद फिर मीन पोजीशन में जाता है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, और फिर मीन पोजीशन में आता है, और फिर एक्सट्रीम, और फिर मीन, और फिर एक्सट्रीम। इस तरह से ये 3 पोजीशन से होकर गुजरता है। पहला एक्सट्रीम, सेकेंड मीन, है ना, और थर्ड फिर एक्सट्रीम। इस तरह से 2 एक्सट्रीम और 1 मीन से एक उसको गुजर कर जाना पड़ता है। इन फिगर ए इज द मेन पोजीशन एंड बी एंड सी आर द 2 एक्सट्रीम पोजीशन। द बो मूव फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में ये वाला फिगर देख रहे हैं बी और सी कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। कौन से? मीन। ये हो गए सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन पोजीशन ए, मेन पोजीशन मीन। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहलाता है? द टाइम टेकन बाई अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक राउंड पूरा करने में, पहले हमने यहाँ से इसको खींचा और फिर ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक आया, ये कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लगता है, या यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, वह क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए ये बोब है, बोब को हमने इस तरह से खींचा ऊपर, जब बोब को हमने ऊपर खींचते हैं तो यह क्या करता है? इधर गया और फिर इधर जाता है, तो एक कंप्लीट क्या हो गया, फिर इसी पोजीशन में आता है। तो ये कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में लगा समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टाइम टेकन, देखो डेफिनेशन दी गई है, टाइम पीरियड इक्वल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। कितने समय में कितने, मान लीजिए एक टाइम पीरियड निकालना है तो एक बोब जो है 2 सेकंड में 4 या 2 सेकंड में 2 राउंड लगाता है ना, ऑक्सीलेशन मतलब 1 और 2। तो इस तरह से काउंट करता है, तो इसकी क्या टाइम पीरियड क्या होगी? 1, मतलब 1 में 1 करेगा, 1 आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे। ओके गाइज, सो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टूड वेल अबाउट सिंपल पेंडुलम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। अब इन नेक्स्ट वीडियो I will explain about a body in motion and representing motion through a graph. Okay guys. तो गाइज अब हम बात करते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, उसको कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम, कौन कौन से तथ्य हैं जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे गैलीलियो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया विद डिफरेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बहुत जिसमें कई प्रकार की लंबाई के धागे लिए थे बोब को लगाने के लिए, है ना। एंड मॉस ऑफ बोब, डिफरेंट टाइप के मॉस, मतलब कुछ 5 किलो के, कुछ 10 किलो के, मतलब एक प्रकार से हम 100 ग्राम के, मतलब 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स एंड इसी प्रकार से 500 ग्राम्स एंड 1 kg, इस तरह के बॉब लिए और उसी तरह के उनकी लेंथ के स्ट्रिंग भी लिए। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि ही कंक्लूड द
he conclude that mass of the bob does not affect the time of period of a pendulum, कि कोई भी कितना भी बड़ा हो, क्या बोब है ना, वो अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट कौन करता है? केवल और केवल स्ट्रिंग और वायर, जो तार और या धागा बंधा होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा होता है वह डिपेंड करता है कि कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उतना ही टाइम लेगा पेंडुलम एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में। ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यदि स्ट्रिंग तार की लंबाई बड़ी है, ग्रेटर इज द टाइम पीरियड, तो टाइम भी ज़्यादा होगा, है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि मान लीजिए ये एक इतनी बड़ी रस्सी ली, तो ये यहाँ तक जाएगी, है ना, या उससे कम तक जाएगी, जितनी भी जाए, तो वो कहाँ तक? यहाँ तक जाएगी और एक यहाँ तक जाएगी। इस तरह से इतना जितना यहाँ तक जाएगी उतना ही यहाँ तक जाएगी, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन स्ट्रिंग की लंबाई पर। ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड, एक बात और है कि टाइम पीरियड, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है, किस पर डिपेंड नहीं होता है? ऑन द एक्सटेंट टू विच टू बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस, वह डिस्प्लेस करने से डिपेंड नहीं करता है कि पेंडुलम डिस्प्लेस हो रहा है या कुछ और हो रहा है ना। चलिए, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? सबसे इसके लिए मटेरियल के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक मेटल का बॉब हो, एक छोटा सा गोला, छोटा सा यानी कंचे के बराबर, थ्रेड हो, धागा हो, स्ट्रिंग, थ्रेड या स्ट्रिंग, धागा या कुछ तार, और स्टैंड, आ क्लैम्प, अरेंजमेंट, आ स्टॉप वॉच, और एक स्टॉप वॉच भी होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या होता है? सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर विद द थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियर 1 मीटर, 1 मीटर का धागा लीजिए कम से कम, और उसको बॉब से बांध करके उसको स्ट्रिंग में अच्छी तरह से बांध दीजिए। लेट द बॉब द पेंडुलम कम टू द रेस्ट इट्स मीन पोजीशन, जब बॉब रेस्ट पोजीशन होता है तो वह क्या कहलाती है? उसकी मीन पोजीशन। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर, ग्लो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, जब यदि हम इसको दीवार के पास करें, उस पर लाइट डालेंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका पॉइंट कहाँ दिख रहा है दीवार पर, तो वहाँ हम इंडिकेट कर देंगे, या किसी पेपर शीट के बगल में उसको एक्सपेरिमेंट करें, ताकि वो उसको हम उसकी शैडो को हम इंडिकेट कर सकें, मीन पोजीशन, एक्सटेंड पोजीशन कहाँ तक होती है। इट सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बोब एंड मूव स्लाइडली टू द साइड, उसको एक साइड से छोड़ देंगे। स्टार्ट द स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट करेंगे, आपके फ़ोन में भी स्टॉप वॉच होती है ना, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। द बोब इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जब बोब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, व्हेन द बोब बिगेन कम टू दिस पोजीशन, जब यह दूसरी बार जाता है तो 1 ऑक्सीलेशन इज कंप्लीट होता है, मतलब 2 बार एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब लेफ्ट एंड राइट पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो उसे हम एक ऑक्सीलेशन कहते हैं। एज द बोब कंप्लीट, जैसे मान लीजिए एक बॉब ने कितने दोलन किए, मतलब एक ऑक्सीलेट किए 20, सच ऑक्सीलेट स्टॉप द स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को हमने रोक दिया, स्टॉप वॉच में टाइम कितना हुआ, मान लीजिए टाइम हुआ 20 या 30 मिनट, 30 सेकेंड्स, या जितने भी सेकेंड्स हुए, तो उस सेकेंड्स को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और जितने ऑक्सीलेशन हुए वो नीचे। तो टाइम पीरियड इक्वल टी, टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड हम रखते हैं, जैसे क्या होता है,
जैसे हम बहुत सी चीज़ों को मीजर करते हैं, टाइम को हम किस में मीजर करेंगे? पहला तो होता है आवर, फिर उससे छोटा होता है मिनट, फिर उससे छोटा होता है सेकंड। तो जे हम मिनट, आवर, सेकंड किसके अकॉर्डिंग? वस्तु के, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम रखते हैं। जैसे यदि हमसे टाइम का पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड होता है, ऐसा यूनिट, ऐसा ही का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टाइम पीरियड, टाइम ऑफ सेकंड, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो जिसमें हमारे सवाल दिए हैं, इन सवालों को हम बोर्ड पर आपको करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एक पेंडुलम 32 सेकंड में, स्टॉप वॉच में हमने देखा कि 32 सेकंड हुए और 20 ऑक्सीलेशन हुए। तो हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, TPP, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इक्वल कितने हमारे ऑक्सीलेशन थे, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन 20 ऑक्सीलेशन थे और 32 सेकंड में। जैसे एक पेंडुलम मशीन है, उसमें क्या है, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, TPP निकालने के लिए इक्वल क्या करेंगे, टोटल टाइम इन सेकेंड, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक। तो इस तरह से हम इसको सवाल को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के निकालने के लिए रखेंगे। जैसे ऐसे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आ सिंपल पेंडुलम टेक 32 seconds to complete 21 ऑक्सीलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल क्या होता है, डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें टाइम पीरियड इक्वल टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। इसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं बॉडी इन मोशन। तो आ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। मोशन वह होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी समय के साथ क्या कर दे, इसकी पोजीशन चेंज कर दे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पे है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे ये सर्कल है, इसको चेंज करना है तो इसको मूव करके हम यहाँ खिसका देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच गया ना। तो ये क्या हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसे हम बॉडी इन मोशन कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड द मोस्ट convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit of time। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हमें कंपेयर करने के लिए, किन्हीं दो वाहनों के बीच, वाहन मतलब दो गाड़ी हो गई, तो उन गाड़ियों के बीच हमें दूरी को कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड। मतलब स्पीड की डेफिनेशन हो सकती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन 1 यूनिट ऑफ
time. When we say that the bus is traveling with a speed 60 किलोमीटर पर आवर, एक बस 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में. It implies that it will cover the distance 60 किलोमीटर in 1 hour. 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है. So when we say that the bus has speed 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे इसकी स्पीड बोली जाती है. तो स्पीड को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर दिया है, ओडोमीटर दिया होता है. ओडोमीटर डिस्टेंस मापने के लिए और स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है कि गाड़ी कितने की स्पीड में चल रही है. यदि इसी कंटिन्यूअस स्पीड से चलेगी तो इतने समय में इतने किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी. क्योंकि जो फास्टर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम किलोमीटर पर आवर में और मीटर प्रति सेकंड में ही एक्सप्रेस करते हैं. ओके गाइस, अब इसकी जो है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, मतलब चाल. जिसे हम बोलते हैं स्पीड को क्या बोलते हैं, हम चाल बोलते हैं. तो चाल बराबर दूरी बटे समय. इसको इंग्लिश में स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दिया ना, समझ गए ना. ओके, हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देख लेते हैं. द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार इज यूज्ड टू इंडिकेट स्पीड ऑफ द व्हीकल, वेयर एज द ओडोमीटर इज यूज्ड टू इंडिकेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल. तो इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग भी स्पीड निकाल सकते हैं कि आप अपनी एवरेज स्पीड कितनी स्पीड से चलें. कभी आप रुक जाते हैं, कभी स्लो स्पीड से चलते हैं रोड पर, कभी हाई स्पीड से चलते हैं. तो वो आपकी इक्वल स्पीड थोड़ी ना रहती है. कभी आप 50 की स्पीड से चले, कभी 70 की स्पीड से चले, कभी 90 की स्पीड से चले. जैसा रोड होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना आप. तो आप उसको जैसे मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय की, अब वो आपको 1 आवर लग गया, 2 आवर लग गए उसको कंप्लीट करने में, है ना. जैसे हम कहें आप झांसी गए, मान लीजिए 100 किलोमीटर था, कितना समय लग गया, 100 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 आवर में. तो आपकी स्पीड क्या हुई, 50 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर ही चल पाए हैं. ये एवरेज स्पीड आ जाती है इस तरह से. तो ये स्पीड आ गई समझ में आपको. अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे 1 सेकंड में एक कार ए, एक मिनट में या 1 सेकंड में कार ए 5 किलोमीटर चल, सॉरी 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक कार 5 मीटर चलती है. मतलब एक, जैसे कि आप इसमें देखिए 1 सेकंड में कार ए 5 मीटर चलती है और कार बी 8 मीटर चलती है. तो ये कंपेयर हो गए ना. इस तरह से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कार डिफरेंट डिस्टेंस क्या करती हैं, कवर करती हैं. तो ये हम व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंड सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, distance in equal interval of time, it's said to be non uniform motion, है ना. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब एक ही गति से चले तो वो यूनिफॉर्म, और जो अलग अलग डिस्टेंस से चले तो वो नॉन यूनिफॉर्म. एक्चुअली हम सब लोग किस स्पीड से चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म. क्यों, क्योंकि हमारे रोड ऐसे होते हैं कि हमें एक सी स्पीड से नहीं हम चल पाते हैं, है ना. कभी हमें 20 की स्पीड से चलना पड़ता है, कभी हमें 40 की स्पीड से चलना पड़ता है, कभी हमें 70 की स्पीड से चलना पड़ता है ना. हम एक सी स्पीड से नहीं चल पाते. एक सी स्पीड से कौन चलते हैं, लाइक ट्रेन, एरोप्लेन्स, है ना, रॉकेट. क्योंकि इनके लिए कोई वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई भी फैक्टर इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं इनकी स्पीड को. लेकिन हमारी स्पीड को कौन इफेक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड, है ना. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया होंगे. एवरेज स्पीड
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे आप ये फॉर्मूले से ये सवाल हम आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे भी। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग मोशन ग्राफ थ्रू अ ग्राफ। मोशन को हमें किसकी मदद से करना है? ग्राफ की वजह से। तो a graph is pictorial representation of data which is self explanatory and easier to understand। देखो, ग्राफ एक प्रकार का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा प्रदर्शन है जिसमें डाटा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आप ईजियर अंडरस्टैंड कर सकें। इट क्लियरली शोज द मैथमेटिकल relationship between two physical quantities। There are different type of graphs such as bar graph, line graph and pie graph, pie chart। तो इस तरह से फर्स्ट हम आपको तीनों प्रकार के चार्ट और ग्राफ्स दिखाएंगे। पहला है, ये है बार ग्राफ। बार ग्राफ जिसमें किसी ने रन बनाए, है ना, जिस व्यक्ति ने रन बनाए हैं तो वो रन बने हैं और कितने ओवर में रन बनाए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके ये ग्राफ तैयार किए जाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। एक तरफ ओवर होते हैं और एक तरफ रन्स बनते हैं। सेकंड में बात करते हैं हम लाइन ग्राफ। तो इनमें हम पॉइंट से करते हैं, तो एक इसमें भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसमें क्या होते हैं? पॉइंट दिए होते हैं इन ईयर और यहाँ वेट इन किलोग्राम। जैसे मान लीजिए आप 2 साल के थे तो आपका वेट 10 kg हो गया। अब जब आप 4 साल के हुए तब भी आपका 15 kg हो गया। फिर आप 6 के हुए तो आपका 20 kg हो गया। फिर आप 8 के हुए तो इस तरह से आपका 25 kg हो गया। तो इस तरह से वेट बढ़ रहा है और आपकी क्या बढ़ रही है? एज और आपकी ईयर भी बढ़ रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया लाइन ग्राफ का। अब हम बात करते हैं पाई ग्राफ और पाई चार्ट। जैसे पाई ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं तो उसको हमें एक्सप्रेस करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए एक सर्कल है, जैसे आप जानते हैं रोटी चपाती एक सर्कल होती है, उसको 2 पार्ट करते हैं तो कैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं और या वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अब इसके कितने पार्ट हो गए एक रोटी के? 4 पार्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4, है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल कितने का हो गया ये? परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम 360 के अकॉर्डिंग 360 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 78%, है ना। तो ये इक्वल पार्ट्स में है। 100 का इक्वल क्या हुआ? ये 50% है, ये 50% है, ये 50% है, सॉरी 50 नहीं होंगे, ये 25, ये 25 होगा, ये 25 होगा, ये भी 25 और ये भी 25। क्योंकि कोई भी चीज़ मान लीजिए अगर 360 डिग्री भी है तो ये भी 100% है। कोई भी थिंग्स होती है तो वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब उसकी परसेंटेज हम इस पाई चार्ट के थ्रू शो करा सकते हैं। ओके गाइस, सो these type of our graphs, so I have you will be understood well। प्लॉटिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें टाइम की बात करते हैं तो एक ग्राफ यानी जैसे हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ टाइम दिया होता है एक ब्लॉक में और सेकंड में डिस्टेंस, है ना। तो एक प्रकार से हम कॉलम बना करके इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हाँ, एप्लीकेशन लिखनी है वो मैडम को देनी, तो किसके लिए नाम पे लिख? टू द प्रिंसिपल। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? एक प्लॉटिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, आप क्या करते हैं? टाइम मतलब आवर में और डिस्टेंस किलोमीटर में। 0 घंटे में आप 0 किलोमीटर चले, 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50। तो इसकी एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स फॉर प्लॉटिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं? एक
2 लाइन लेते हैं, एक एक्स और एक वाई, मतलब ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस होता है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस इन मीटर्स में, और इसको क्या डिवीजन करते हैं, टाइम सेकंड्स में, मीटर प्रति सेकंड, मीटर के साथ सेकंड और किलोमीटर के साथ आवर, है ना, ये यूनिट होती हैं। चलिए, तो इस तरह से आप ग्राफ्स के थ्रू अपने डेटास को रिप्रेजेंट करके समझाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओके गाइज, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।